हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर। इस चैप्टर का आज की इस वीडियो में हम वन शॉट कराने वाले हैं, यानी कि आज के इस वीडियो के माध्यम से ये जो आपका पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आज के इस वीडियो के माध्यम से खलास कर देंगे और इतना आसान तरीके से समझाएंगे, इतना बारीक तरीके से समझाएंगे कि अगर आपने अभी तक ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या फिर बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आया है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने का काम करते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में इस चैप्टर को समझा देंगे। एक भी डाउट इस चैप्टर से नहीं रहेंगे और इस चैप्टर से जो कि काफी अच्छे खासे नंबर के यानी कि 14 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डाले जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में। तो चलिए आज के इस वीडियो से इस चैप्टर का A to Z खात्मा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर को समझिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और उसके समीकरणों के बारे में। समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के लिखे जाते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, आसान तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, चैप्टर के नाम में ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई साहब रासायनिक अभिक्रिया, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का नाम है। तो देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उससे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना हो। रासायनिक अभिक्रिया का सबसे आसान परिभाषा मैं बता रहा हूँ कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उससे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब कैसे आप लोग बोलोगे कैसे भाई, तो समझिए। देखिए यहाँ पर कैसे, ये आपका कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो हमारा क्या बनाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा CO2। आप तो जानते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे वीडियो को देखोगे बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। केवल आप ये समझ लो कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए तो उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अब मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, यहाँ पर देखिए चीनी और यहाँ पर प्लस चीनी और यहाँ पर पानी, क्या पानी, अब मिलकर क्या हमारा बनेगा, शरबत बनेगा। आसान शब्दों में समझिए, शरबत बनेगा, शरबत जानते ही हो। तो ये भी हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है। दो पदार्थ, एक ये चीनी है और एक पानी है, ये दोनों मिलकर हमारा शरबत बना रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, अब चलिए रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अब हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया, तो अब आप जानते ही हो कि रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली जो आपकी होती है कौन सी, भौतिक अभिक्रिया। आसान शब्दों में दोनों को समझाएंगे। देखिए भौतिक अभिक्रिया, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर भौतिक अभिक्रिया, ठीक है ना, भौतिक अभिक्रिया दिखाई दे रहा होगा आपको, भौतिक अभिक्रिया। और एक जो होती है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, इससे मत कंपैरिजन कीजिएगा, यही सेम चीज है। इसके प्रकार हो गए, इसके एक और पार का, इसका एक और भाई हो गया और इसका ही एक और भाई हो गया। तो इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है समझिएगा, डिफरेंस ये है कि ये जो आपका भौतिक अभिक्रिया जो होता है ना, भौतिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ बनेगा पुनः उस पदार्थ से अपने पुनः अवस्था में आ जाएगा। नहीं समझ में आया, समझिए। जैसा कि यहाँ पर जल है, जल आप जानते ही हो क्या होता है, पानी होता है। अब जल से हमारा क्या बन जाएगा, जल को हम फ्रीज में रख देंगे तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा बर्फ। क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। ठीक, आइस बन जाएगा। अब देखिए ये जल से हमने बर्फ बना दिया। अब बताइए कि अब बर्फ से जल बन जाएगा कि नहीं बनेगा,
जी बिल्कुल बन जाएगा। टेम्परेचर थोड़ा सा भी मिलेगा तो वो बर्फ से पुनः जल बनेगा। तो यहाँ से जल से बर्फ बना और बर्फ से फिर जल बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या ही भाई है, समझिए कि पार्ट है। जल से बर्फ बनेगा और बर्फ से जल बनेगा। यानी कि भौतिक अभिक्रिया कहने का मतलब हमारा है कि वो जिस अवस्था से जिस अवस्था में बदलेगा पुनः उस अवस्था से अपने पुनः अवस्था में आ जाएगा। मतलब कि इसमें बना हुआ उत्पाद पुनः अभिकारक के रूप में आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है ना, अभिकारक बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं अभिकारक, और इसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो इसमें बना हुआ उत्पाद पुनः अपने अभिकारक के रूप में आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। ये चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। एग्जाम में क्या पूछी जाती है मैं उसको आपको अलग बताऊंगा, ठीक है ना। उसको मैं आपको बताते चलूंगा कि क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। इस चीज को अभी आपको केवल समझना है क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। अब आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक मिलकर पदार्थ बनाएंगे, उत्पाद जो बनाएंगे, तो उस उत्पाद से अभिकारक की अवस्था में वो नहीं आ पाएगा। जैसे देखिए लकड़ी को हम जलाएंगे, लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी को हम जलाएंगे तो इससे आपका क्या बनेगा, एक तो आपका उष्मा आएगी, उष्मा निकलेगी ना, आप जानते ही हो। प्लस क्या बचता है, राख बच जाता है। राख बचता है कि नहीं बचता है। अब देखिए, अब लकड़ी को हमने जलाया तो लकड़ी से हमें मिली उष्मा और मिला राख। अब बताइए कि उष्मा और राख को मिला देंगे तो हमारा लकड़ी बन जाएगा? बताइए, आप खुद ही बताइए, नहीं बन पाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें अभिकारक से बना हुआ उत्पाद पुनः अभिकारक के रूप में नहीं आ पाता है, यानी कि पुनः अपने अवस्था में नहीं आ पाता है, जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इतना समझ गए। इसका आगे काम है, वैसे ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है, मैं आपको बताते चलूंगा। इसको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे इसका काम है। चलिए, इतना हो गया। अब चलिए, उसके बाद अब बारी आती है किस चीज की, उसके बाद बारी आती है रासायनिक अभिक्रिया के ही रासायनिक समीकरण की, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ लिया कि क्या होता है आखिर। अब आती है बारी आपका किस चीज का, रासायनिक समीकरण, जो कि काफी आसान है। देखिए, रासायनिक समीकरण, ये वाला पोर्शन आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। अभी क्या आगे जो पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही पूछता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। उसको तैयार करना, बताऊंगा कौन कौन से हैं, जस्ट रुके रहना। यहाँ पर रासायनिक समीकरण आता है, ठीक। अब देखिए, रासायनिक समीकरण का क्या मतलब हुआ। रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ, अभी रासायनिक अभिक्रिया पढ़े ना, तो सेम उसी का फॉर्मेट है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आसान सा डिफिनीशन है, कहीं लिख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब समझिए कैसे कहलाता है। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि हम किस चीज का क्रिया करा रहे थे, यहाँ पर उसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बन, यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हमने नॉर्मली ऐसे लिख लिया, इसको हम रासायनिक समीकरण नहीं बोलेंगे। रासायनिक समीकरण इसको हम जब बोलेंगे जब इसके सूत्रों को रूप में इसको लिख देना। अब बताइए, कार्बन का क्या संकेत होता है, क्या प्रतीक होता है। कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, इतना तो आप जानते ही हो। और ऑक्सीजन को हम क्या डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, O लिख देंगे, ठीक, C+O। अब बताइए, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा O को खाली O नहीं लिखते हैं, O2 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं भाई साहब, O2 लिख देते हैं, ठीक। तो हमारा क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम क्या, ये जो हमें इसका प्रतीक के रूप में लिख दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। बस यही रासायनिक समीकरण है, इतना ही आसान है। चलिए, इतना आपने समझ लिया। अब आपकी बारी आती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको भी समझ लीजिए, काफी आसान है। इसके बाद जो मेन आएगा वही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसको मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। केवल इसको नॉलेज के लिए, मतलब नॉलेज के लिए चैप्टर में दिया है तो आपको पढ़ना होगा ही, शायद से पूछ भी सकता है। वैसे ये पूछता नहीं है ये सब चीजें, लेकिन हाँ, ये जो है रासायनिक समीकरण संतुलित करना, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना,
तो देखिए हम एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं, उसको हम संतुलित आपको कराकर दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण लिख दिया, यही है रासायनिक समीकरण, देख सकते हैं। इसको संतुलित करना है। आप जानते हो कि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसको कैसे संतुलित करना है, देखिए सबसे पहले इधर देखिए, इधर हमारा FI कितना है, 1 है। सबसे पहले देखेंगे कि भाई संतुलित करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि संतुलित है कि नहीं है, ठीक है ना। और संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो इसमें एक वैज्ञानिक थे लेवोजियर, उन्होंने ये बताया था कि पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहना चाहिए। मतलब इतना मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं तो सेम इस साइड भी उतना ही क्वांटिटी आना चाहिए। यानी कि 2 किलो इधर पदार्थ मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं तो 2 किलो इधर भी आना चाहिए, चाहे वो द्रव के रूप में हो, गैस के रूप में हो, या फिर ठोस के रूप में हो, ठीक है ना। तो यही लेवोजियर बताया। तो इसी कारण इसको हम संतुलित करते हैं। तो देखिए कैसे संतुलित करेंगे, सबसे पहले देखेंगे संतुलित है कि नहीं। तो Fe इधर 1 है और इधर FI कितना है, 2 है। तो संतुलित अब ऐसे ही पता चल गया कि नहीं है। वो इधर 1 है, वो इधर 3 है, यहाँ पर H2 H यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ये दोनों संतुलित नहीं है। तो देखिए इसको कैसे संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे इस प्रकार से, एक बनाएंगे कॉलम, ठीक। और नीचे भी एक बनाएंगे, 2 है अलग अलग तो 2 बनाएंगे इस तरीके से। इधर भी 2 है तो इधर भी हम इस प्रकार से थोड़ा सा इसको बड़ा, इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए क्या करना है, बहुत ज़्यादा आसान है। FI इसमें है ना, FI है तो यहाँ पर लिखेंगे FI, ठीक। उसके बाद यहाँ पर H है तो यहाँ पर H लिखेंगे, फिर O है तो यहाँ पर O लिखेंगे, ठीक। सॉरी FI को हम इसी में रखेंगे, इसको अलग इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। FI को यहीं पर रखेंगे, 2 हमने बनाया इसीलिए ना। यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर O हो जाएगा। अब आप बताइए, अब आप ये बताइए कि यहाँ पर FI कितना है भाई, FI 1 है तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, हम 1 लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पर H कितना है, H यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, O कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे। इतना समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा आसान है। संतुलित करना आसान तरीके से मैं समझा दूंगा, समझते रहिएगा। इधर देखिए इसको नोट कर लेंगे, तो यहाँ पर FI हो जाएगा और यहाँ पर O हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पर H लिख देंगे, ठीक। आप देखिए अब यहाँ पर बताइए FI कितना है, तो भाई साहब FI यहाँ पर 2 है। वो कितना है, वो आपका 3 है तो 3 लिख देंगे अच्छे तरीके से, ठीक। अब चलिए H2, यहाँ पर H2 है यानी कि 2 है तो H की जगह पर हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब चलिए इसको हम संतुलित करना सिखाते हैं। यही तरीका रहेगा आपका एग्जाम में भी संतुलित करने का, एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए अब यहाँ पर FI 1 है और यहाँ पर FI 2 है, तो इधर 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, बहुत आसान है। इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इधर भी 2 FI हो जाएगा। अब चलिए इतना समझ में आ गया। अब इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने की जरूरत नहीं है, संतुलित है ऑलरेडी। लेकिन भाई साहब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो इधर भी 3 से गुना करेंगे तब ना जाकर ये 3 होगा। अब चलिए यहाँ जैसे ही हमने 3 से ऑक्सीजन के लिए गुना किया तो इस समय भी 3 से गुना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ में है, तो इस समय 3 से गुना हो जाएगा। तो आप बताइए ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 दूनी के कितने, 6 हो जाएंगे। अब भाई साहब इधर 6 हाइड्रोजन हो गए, इधर हमारा 2 ही हाइड्रोजन लग रहा है, दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर भी हम 3 से गुना कर देंगे तो इधर भी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इधर भी 6। अब मिला लीजिए एक बार, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 यहाँ पर आयरन हो गए, 2 इधर भी हो गए, हाइड्रोजन 3 दूनी का 6, यहाँ पर 3 2 3 6 हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो इधर भी 3 है, यानी कि हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब संतुलित हो गया तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अब समझिए लिखना कैसे है। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे, जिसमें गुण, सबसे पहले इसी को उतार देना है, इसी चीज़ को आपको उतार देना है। आसान शब्द में बताऊँ तो इसी चीज़ को सबसे पहले उतार दीजिए आप, उसके बाद मैं बताता हूँ। FI है प्लस H2O है, फिर Fi2O3 प्लस H2,
इस चीज को आपने उतार दिया। अब बताइए कि यहाँ पर FI में 2 से गुना किए हैं, तब इस FI के आगे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। देखिए अब यही समझने वाली चीज है कि इसको हम आगे ही लिखेंगे, ना कि यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आप गुना करोगे तो उसको आप आगे लिखोगे। कहाँ पर लिखोगे, आगे लिखोगे, ठीक है ना, तत्व के आगे लिखोगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। यह नहीं कि यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। इसमें 2 से गुना किए थे तो यहाँ पर लिख दिए। अब इस वाले में भी देखिए, ये इसके लिए ये वाला है, तो इसमें 3 से गुना किए थे, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। इसमें नहीं लिखना है, इस वाले में लिखना है, नया जो आप बनाओगे उसमें। अब चलिए, इस वाले में कुछ भी नहीं किया गया है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही। अब देखिए इसमें कितने से गुना किया गया है, इस वाले में 3 से गुना किया गया है इसमें। अब यहाँ पर तब इसमें भी हम क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। अब भाई साहब आपका नंबर पाने के लिए ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में पिछले बार ही पूछा गया था संतुलित करने के लिए। अब 4 से 5 नंबर आपका इस क्वेश्चन से फिक्स हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने बुक से देखकर संतुलित कर लीजिएगा। मैं कुछ यहाँ पर दे दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उनको अच्छे से इसी पैटर्न पर संतुलित कर लीजिएगा। ठीक, चलिए ये पोर्शन आपका खत्म हो गया। अब आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझ लिया। अब आपका बारी आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जानने की। ये भी बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि लॉन्ग आंसर कितने नंबर का, 6 नंबर में हर एक साल, मतलब हर एक साल नहीं, कभी कभी डाल देता है इसको लॉन्ग आंसर में केमिस्ट्री से। तो अब इसको भी समझ लीजिए, क्या है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये आपका पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, हर साल पूछा जाता है, मतलब कि कभी ना कभी जरूर। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहला आपका आता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा आपका आता है कौन सा, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। तीसरा नंबर आपका आता है कौन सा अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, चौथा नंबर आपका आता है द्विप्रतिस्थापन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर पर आता है कौन सा, आता है अपचयन, अपचयन या उपचयन, दोनों एक ही में आता है, उपचयन। तो यही 5 आपकी मेन अभिक्रियाएं हैं इसके, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के मेन 5 प्रकार हैं, यही 5। इनको लिख लीजिएगा आप अच्छे से कहीं पर, ठीक ना, यही 5 है। अब एक एक करके इन सबको समझेंगे, काफी आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि देखकर इतना बड़ा है कैसे इसको याद करेंगे, आसान से मैं आपको याद करवा दूंगा बिना रटवाए। देखिए अब आपको सबसे पहले हम कौन सा बताएंगे, संयोजन, संयोजन। मान लीजिए कि यहां पर हमने लिख दिया अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन मतलब क्या होता है, संयोग यानी कि योग, ठीक है ना। अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया, रिएक्शन, जैसा कि आपको पता है। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया, योग अभिक्रिया, इसमें होगा क्या कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, वही संयोजन अभिक्रिया होता है। तो इसका आपका परिभाषा क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद कैसे बनाते हैं, तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब कैसे, Mg मैग्नीशियम प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन मिलकर आपका क्या बनाएगा, MgO2 यानी कि 2MgO। ये आपका उत्पाद बनाएगा। तो ये 2 पदार्थ है, ये मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करा दिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अभी नहीं क्लियर हुआ तो ये भी एग्जांपल आप समझ लीजिए, C+O2 यहाँ पर होता है CO2, ये भी जैसे मैंने बताया, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आता है। चलिए इतना समझ गए तो बहुत आगे आप जाओगे। चलिए बहुत आसान है आगे। चलिए उसके बाद आपका आता है वियोजन अभिक्रिया। आप देखिए
तो इसमें क्या होगा कि एक उत्पाद जो होगा, तो इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाएंगे। अब कैसे देखिए, एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाएंगे। मान लीजिए कि ये एक अभिकारक ए हो गया, ये अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाएंगे। कौन कौन से? मान लीजिए कि ये बना दिया बी और सी, ठीक है ना, बी और सी। एक अभिकारक रहेगा, ये टूटकर दो उत्पाद बना देंगे। इसी को हमको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना, एक इधर रहेगा और टूटकर दो में बढ़ जाएगा, इसको हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ये आपका है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसको वियोजित कराएंगे उष्मा से, उष्मा देकर वियोजित कराएंगे तो ये आपका क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसको उष्मा देंगे तो यही आपका वियोजन अभिक्रिया हो गया। यानी कि एक पदार्थ रहेगा टूटकर दो यहाँ पर उत्पाद बना देंगे तो उसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए अब देखिए वियोजन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली आपकी होती है ऊष्मीय वियोजन। कौन सी? ऊष्मीय वियोजन, ठीक है ना, ऊष्मीय वियोजन। और एक होती है विद्युतीय वियोजन। ठीक, विद्युतीय वियोजन। देखिए इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं, ऊष्मीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन में क्या अंतर है। ऊष्मीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन में अंतर यह है कि ऊष्मीय वियोजन जो होता है उष्मा के उपस्थिति में होता है। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दिया तो वो चूना मतलब कि CaO प्लस CO2 में टूट गया, तो वो हमारा ऊष्मीय वियोजन था। और यहाँ पर जो विद्युतीय वियोजन है ये विद्युत धारा की उपस्थिति में होगा। जब अभिक्रिया में हम धारा देंगे तो वहाँ पर हमारा विद्युतीय वियोजन होगा। इसको आप आसानी से लिख सकते हो कि वह अभिक्रिया जो उष्मा देने पर संपन्न होती है उसको हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, और विद्युतीय वियोजन वह अभिक्रिया जिसको हम विद्युत देने पर वियोजित होती है तो उसको हम विद्युतीय वियोजन बोलते हैं। आइए अब इसके एग्जांपल देखते हैं। तो ऊष्मीय वियोजन का तो हमने आपको बता ही दिया, CaCO3 उसको वियोजित करोगे तो वही ऊष्मीय वियोजन हो गया। अब चलिए विद्युतीय वियोजन का देखिए, विद्युतीय वियोजन का होगा ये वाला, देखिए ये हमारा जो है विद्युतीय वियोजन हो गया। ये होता है सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में ये संपन्न होता है, तो ये हमारा विद्युतीय वियोजन हो गया। ये है सिल्वर क्लोराइड AgCl। अब इसको हम क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश देंगे तो Ag और Cl2 में टूट जाएगा। यही हमारा उस विद्युतीय वियोजन का एग्जाम्पल है। आसान सा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, काफ़ी आसान है। ये हमारा वियोजन अभिक्रिया समाप्त हो गया। अब चलिए उसके बाद आपका आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बहुत ज़्यादा आसान है। प्रतिस्थापन से आपको डर लगता है ना, समझ लीजिए काफ़ी आसान है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब है समझिएगा। प्रतिस्थापन का मतलब यही है, काफी ज्यादा आसान है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए तो देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये होगा कि सक्रिय तत्व दुर्बल तत्व के यौगिक से क्रिया कर उसको विस्थापित कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन बोलते हैं। जैसे देखिए भाई साहब, मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये यहाँ पर एक और घर है, ठीक, ये दो घर हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप रहते हो और आपका भाई रहता है, ठीक, ये दोनों हैं। और ये कोई मान लीजिए कि गुंडा है एक। अब देखिए क्या करेगा, मान लीजिए कि ये जो है ये क्या करेगा प्रतिस्थापन में कि ये जो सक्रिय तत्व मान लीजिए इसको हम मान लिए, ये क्या करेगा कि आपको खदेड़ देगा, ठीक है ना, आपको यहाँ से खदेड़ देगा, हटा देगा, यानी कि आपको यहाँ से हटा देगा और आपके भाई और गुंडा एक साथ हो जाएंगे और यहाँ पर आप जो होंगे अलग हो जाओगे, यानी कि आपको ये खदेड़ देगा बरियारी, मतलब जानबूझकर अपने पावर के वजह हम चलते खदेड़ देगा, ठीक। इसी को हम बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि पहले से जो तत्व रहेंगे उसको सक्रिय तत्व जो होगा उसको हटा देगा उसके जगह से, उसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझिए कैसे इसका एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, काफी आसान तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा आसान एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका एग्जाम्पल है, Zn है यानी कि ये आपका जिंक है, और CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं उसी को हमने लिखा है CuSO4। देखिए अब यहाँ पर क्या बना गया, ZnSO4 बना दिया और Cu को यहाँ पर बाहर निकाल दिया। समझिए यहाँ पर देखिए Cu जो था SO4 के साथ था, Cu अपने भाई के साथ था, SO4 के साथ था। अब देखिए यहाँ पर SO4 के साथ कौन आ गया है, Zn आ गया है, समझ रहे ना, Zn अब SO4 के साथ आ गया है, और Cu जो था अपने भाई के साथ इसको बाहर खदेड़ दिया। अब समझिए यही आपका प्रतिस्थापन
विस्थापन अभिक्रिया का मतलब एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये जो Zn है Cu से सक्रिय है, यानी कि Cu से बलशाली है। तो भाई साहब अब जब रिएक्शन होगा तो Zn SO4 के साथ जुड़ जाएगा और Cu को बाहर निकाल देगा। काफी आसान एग्जाम्पल है, देख लीजिए यहाँ पर Zn प्लस Cu SO4 Zn SO4 प्लस U बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए काफी आसान था। तो देखिए ये काफी आसान तरीके से हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी समझ लिया। ये एग्जांपल आप चाहो तो नोट कर सकते हो अपने कॉपी में। अब इतना आपको समझ में आ गया। इसको भी हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। देखिए अब हमारा कौन सा बचता है भाई साहब, अब बचता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन के बाद आता है द्विविस्थापन, और द्विविस्थापन भी सेम इसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिएगा। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का मैं यहाँ पर पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ तब आपको बताता हूँ। अब देखिए ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। उसको अभी मैंने संतुलित नहीं किया, आप संतुलित कर लीजिएगा, वो तो बात की बात है। देखिए अब यहाँ पर संतुलित क्या करना है, यहाँ पर बस 2 लगा देना है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये संतुलित हो गया। ठीक, तो देखिए अब क्या करना है, इसको ये कैसे पता करेंगे, पता क्या करना है, ये हमने द्विविस्थापन का एग्जाम्पल लिखा है। देखिए द्विविस्थापन का मतलब होता है कि देखिए यौगिकों के आयनों का अदला बदली हो जाता है, यानी कि अभिकारक के यौगिक का आयन अदला बदली उत्पाद में हो जाता है, इसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि इसमें 2 यौगिक जो होंगे इनके बीच आयनों का अदला बदली हो जाएगा। यानी कि क्या ऐसे अदला बदली होगा, ये जो है इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर BaCl2 एक साथ थे, अब NaCl2 हो जाएंगे। यहाँ पर BaSO4 एक साथ हो जाएंगे। इसके बाद वाला ऋणायन इसके धनायन वाले से जुड़ जाएगा और ये जो धनायन होगा इसके ऋणायन से जुड़ जाएगा। तो यही हमारा कौन सा हो जाएगा, द्विविस्थापन। इसका समझिए कि ये Cl2 के साथ जुड़ गया और ये SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो NaCl हो जाएगा, Cl2 नहीं लिखते हैं, इसको आगे 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर BaSO4 हो गया, इसको हम जोड़ेंगे तो BaSO4 हो गया। तो यही काफी आसान है द्विविस्थापन अभिक्रिया भी। चलिए इसको भी हम इरेज कर देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं कि। अब चलिए हमारा द्विविस्थापन भी हो गया। अब बचा है आपका अपचयन एवं उपचयन। अपचयन पहले पढ़ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए अपचयन का मतलब होता है, अपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन में जो होती है कमी, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो तो वहाँ पर हमको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, इसको यहाँ पर देखिए, इसमें ऑक्सीजन की कमी कैसे हो रही है। यहाँ पर आपका है कॉपर ऑक्साइड है, इधर देखिए कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, H2 के साथ जुड़ गया, यानी कि कॉपर में यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक, ऑक्सीजन की कमी, इसी को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ उपचयन, यहीं पर हम बता दे रहे हैं आपको उपचयन। उपचयन अभिक्रिया देखिए कैसे, अब यहाँ पर बताएंगे। सेम उसी एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। देखिए सेम उसी एग्जाम्पल से CuO प्लस H2, ठीक, आपका बनेगा क्या, Cu प्लस H2O। कोई दिक्कत नहीं है, वही एग्जाम्पल इस पर भी सूट बैठेगा। अब देखिए यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया हो रहा है, कैसे, यहाँ पर देखिए उपचयन अभिक्रिया में होता क्या है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि कैसे हुई, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, पहले नहीं था, यहाँ पर आकर जुड़ गया, तो ये हमारा ऑक्सीजन का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ऑक्सीजन की वृद्धि यहाँ पर हो जाएगी तो इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अब उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया। और इन दोनों अभिक्रिया को मिला दोगे ना तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। कौन कौन सी, ये जो अपचयन और उपचयन, इसको भी नोट कर लीजिएगा। उपचयन का एग्जांपल देखिए, अब इन दोनों को मिला दोगे, ये दोनों अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाती है इन दोनों को मिलाने से। इसीलिए रेडॉक्स हमने नहीं लिखा क्योंकि यही होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाती है, रेडॉक्स जिसको बोलते हैं। आप देखिएगा आपके सिलेबस में होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इन दोनों को मिला दोगे तो वही रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया होती है, उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपचयन हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपचयन हो जाएगा। तो ये हमारा उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, तो ये हमारा कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है संक्षारण और विकृति गंधिता। ये सब हमने बता दिया, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, काफी अच्छे मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है संक्षारण
और एक है विकृति गंधिता। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, विकृति गंधिता 2 नंबर में इसका डिफिनीशन लिखने को पूछा जाता है। 3 दे देगा, संक्षारण, विकृति गंधिता और रेडॉक्स अभिक्रिया पर टिप्पणी देने को। पिछले साल पूछा गया था तो ये पूछ दिया जाता है, तो समझ लीजिएगा इसको। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण का मतलब होता है कि लौहयुक्त पदार्थ, लौहयुक्त पदार्थ कहने का मतलब कि लोहा हो जो वो पदार्थ, लौहयुक्त पदार्थ को खुले वायुमंडल में जब हम रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आ जाते हैं, और जब ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आ जाएंगे तो वह संक्षारित होने लगते हैं, यानी कि उसमें मूर्छा जिसको आप बोलते हैं वो पकड़ने लगता है, उसी को हम बोलते हैं संक्षारित होने लगते हैं, इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। फिर से समझिएगा, लौहयुक्त पदार्थ को खुले वायुमंडल में रख देने पर वो ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आ जाते हैं, जिसको हम संक्षारण बोलते हैं। आसान शब्द में समझ में आ गया। अब देखिए जैसा कैसा, अब देखिए चांदी के ऊपर आप जानते हो कि हरे रंग की परत चढ़ जाती है संक्षारण के कारण, लोहे के ऊपर जानते हो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जो उसे संक्षारित करने लगती है। मतलब संक्षारित करने का मतलब कि उसका परत झड़ने लगता है, ऊपरी परत, और धीरे धीरे झड़ते झड़ते वो कमजोर होता है और टूट भी जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। और संक्षारण की एक खास बात है कि ये जो लोहा युक्त पदार्थ होंगे उसी पर लगेगा। और संक्षारण से बचने का उपाय भी पूछ दिया जाता है, तो संक्षारण से बचने का उपाय सेम बस यही है कि कुछ पेंट और लेप आते हैं लगाने के लिए, तो पेंट और लेप लगाकर संक्षारण से वस्तु को बचाया जा सकता है। या फिर ऐसे जगह पर रख दें जहां पर हवा का संपर्क ना हो, नमी का संपर्क ना हो, तो वहां पर रखने से संक्षारण से बचाया जा सकता है वस्तु को। तो ये आपने याद कर लीजिएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर आपका टॉपिक आता है विकृति गंधिता। विकृति गंधिता, गंधिता का आप मतलब समझिएगा, गंध। विकृति मतलब बेकार, बेकार गंध, विकृति गंधिता, बेकार गंध जिसमें से आने लगे। अब भाई साहब बेकार गंध कैसे आएगी? आप जानते हो कि जो भोजन आपका होता है, जो भी खाना में पिज्ज़ा बर्गर जो भी आपका है, रोटी सब्जी दाल चावल एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं, तो ये विकृति गंधिता का एग्जाम्पल है। कैसे? अब आप मान लीजिए कि दाल चावल आपसे सदा नहीं खा नहीं पाए, तो उसको कहीं पर फेंक दिए या फिर रख दिए, फेंकना तो नहीं चाहिए, वैसे कहीं पर रख दिए, तो वहाँ पर कुछ दिन बाद, 1-2 घंटे 4 घंटे से नहीं होगा, 2, 4, 10, 15 दिन बाद वो क्या होगा कि ऑटोमेटिक वहाँ पर सड़ने लगेगा। ऑक्सीजन और यहाँ पर नमी के संपर्क के कारण, और जो है बाहरी कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके कारण वो सड़ने लगता है, ठीक है ना। उसी को हम विकृति गंधिता कहते हैं। और सड़ेगा तो उसमें से अलग प्रकार की बदबू निकलेगी, इसी को विकृति गंधिता बोलते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि खाद्य युक्त मतलब कि खाद्य युक्त पदार्थों को खुले वायुमंडल में रखने पर कुछ दिनों बाद वो स्वयं ही सड़ने लगते हैं तथा उन पर भूरी परत चढ़ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विकृति गंधिता बोलते हैं। अब जैसे देखिए विकृति गंधिता का मोस्ट मतलब कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मुरब्बा। मुरब्बा जिसको आप क्या बोलते हो? सिंपल में अचार बोलते हो, अचार ही लिख दे रहा हूँ, अचार, अचार बोलते हो ना, इसको अचार लिखा जाता है, ना कि अचार। अचार दूसरा हो गया, आचरण हो गया, अचार बोला जाता है। तो अचार जो होता है, अचार आपने देखा होगा, अचार में जो है भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ऊपर कुछ दिन तक छोड़ दोगे तो खराब हो जाता है, तो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विकृति गंधिता बोलते हैं। तो ये हमारा विकृति गंधिता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें पूरा वन शॉट के माध्यम से इस चैप्टर को खत्म कर दिया, तो पूरा चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि काफ़ी मेहनत से बना रहे हैं आपके लिए वीडियो। अभी जस्ट थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का वीडियो का क्वालिटी का थोड़ा सा मतलब दिक्कत है, तो जल्द ठीक ठाक हो जाएगा। अब देखिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको फ्री पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब चीज़ों का फ्री पीडीएफ में देता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।